हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी गंगवार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार डीके प्यारे क्लासेस में। और साथियों कैसे हैं? तो साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अधिगम। अधिगम के प्रकार पढ़े थे, अधिगम का स्थानांतरण पढ़ा था और बहुत सारी चीजें उसमें हमने जानी थी। तो इसी टॉपिक में एक छोटा सा सब टॉपिक है, आज हम लोग उसकी बात करेंगे। उसमें कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि अधिगम के वक्र क्या होते हैं और अधिगम के पठार क्या होते हैं। तो आज हम साथियों चर्चा करेंगे अधिगम के वक्र के बारे में कि अधिगम के वक्र होते क्या हैं और अधिगम का पठार क्या होता है। आज हम वो चीज देखेंगे। तो अधिगम का वक्र से तात्पर्य यह आता है, अधिगम का मतलब होता है जो हम कुछ सीख रहे हैं, और उसके वक्र का तात्पर्य ये होता है कि हमने जो भी अधिगम किया है अब उसमें कभी कभी कुछ घट जाता है या कभी कभी बढ़ जाता है या कभी कभी रुक जाता है। तो उसको जब हम किसी ग्राफ पे या किसी पेपर पे जब हम लोग निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं तो वही अधिगम वक्र कहलाता है। अब आइए देखते हैं क्या होता है अधिगम वक्र। ठीक है, अधिगम का जो वक्र होता है वो जो अधिगी होता है, लर्नर जो होता है, जो सीखता है या जो अधिगम कर रहा होता है, जो भी व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसको हम अधिगी कहते हैं। तो अधिगम का जो वक्र होता है वो अधिगी के सीखने की गति को दिखाता है कि उसकी गति धीमी है या तेज है या रुकी हुई है या स्थिर है, कैसी है। यानी जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है, उसकी गति को दिखाता है अधिगम का वक्र। तो वो होता है अधिगम का वक्र। इसको अंग्रेजी में लर्निंग कर्व कहते हैं, ध्यान रखना, लर्निंग कर्व कहते हैं। ठीक है, एक बात हो गई कि अधिगम का वक्र लर्नर या अधिगी के सीखने की गति को दिखाता है या दर्शाता है, एक बात हो गई। अब दूसरी बात कि जो अधिगम का वक्र है, इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने था या इस अवधारणा को दिया किसने था, ये जानना बहुत जरूरी है, एक दो बार पूछा भी गया है। तो जो अधिगम वक्र की जो अवधारणा है वो एबिंगहॉस महोदय ने दी है, ध्यान रखना, एबिंगहॉस ने। क्वेश्चन फिर से इस तरह से पूछेगा कि अधिगम की अवधारणा किसने दी है या अधिगम प्रत्यय किसने दिया है या अधिगम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये मनोवैज्ञानिक हुए एबिंगहॉस। तो आपको बताना है एबिंगहॉस ने दिया था। ठीक है, ये बातें हो गई। अब कभी कभी अगर पूछ लेगा कि अधिगम वक्र की क्या परिभाषा होती है, परिभाषा बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें मुख्य मुख्य एक दो परिभाषाएं लिखी हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जो एक दो एग्जामों में आई भी है, पूछी भी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है गेट्स व अन्य की, गेट्स और उनके साथियों। तो उन्होंने क्या कहा है अधिगम वक्र के लिए, ये देखते हैं। उन्होंने कहा है कि अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, सीखने की गति, सीखने की उन्नति व अवनति को ग्राफ पर व्यक्त करना। यानी अधिगम वक्र क्या है कि जो भी हम सीख रहे हैं उसकी मात्रा, उसकी गति, उसकी उन्नति, उसकी अवनति को हम ग्राफ पेपर पर व्यक्त करेंगे या ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, तो वही अधिगम वक्र होगा। ये किसने कहा? ये बात है गेट्स और उनके साथियों ने। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आई है कई बार एग्जाम में, इस परिभाषा को ध्यान रखना जरूर। दूसरी परिभाषा भी एक अच्छी परिभाषा है, और जरूरी नहीं है इसको इतना ध्यान दें आप, लेकिन ये परिभाषा को जरूर याद रखना। ठीक है, ये परिभाषा क्या है देखिए, ये परिभाषा है कि दी गई क्रिया, यानी कोई भी क्रिया दी गई है, कोई भी काम दिया गया है, कोई भी चीज का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, कि गति व उन्नति को वर्ग अंकित कागज पर व्यक्त करना ही वक्र है। यानी कि कोई भी काम है, कोई भी टॉपिक है जो भी हम लोग सीख रहे हैं, तो हम अगर किसी व्यक्ति को जो भी वो सीख रहा है उसके एनालिसिस करेंगे, तो उसकी जो उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है, जो भी उसमें देखा जा रहा है, उसको हम किसी ग्राफ पेपर या किसी वर्ग पर अंकित करेंगे। किसी वर्ग अंकित वाला जो पेपर होता है, अगर हम उस पर व्यक्त करेंगे तो वह ही वक्र कहलाएगा या अधिगम का वक्र कहलाएगा। ये किसने कहा है? ये बात कही है स्किनर महोदय ने। ठीक है, तो ये दो मुख्य परिभाषाएं हैं जो पूछी जाती हैं, वो मैंने आपको बता दी। दिखाने को मैं आपको उसकी 5 परिभाषा लगा सकता हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है। जो मुख्य मुख्य बात है हम वही बात करेंगे। अब आ जाता है कि जो अधिगम वक्र है वो कितने तरह का होता है। पूछ लेते हैं परीक्षाओं में कि कितने तरह का होता है और कौन कौन सा होता है। तो अधिगम का जो वक्र है वो मुख्य रूप से तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन कहीं कहीं 4 प्रकार का भी दिया है। तो हम जो आज अध्ययन करेंगे वो अधिगम के चारों प्रकार का करेंगे। देख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, अधिगम के प्रकार 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं। ठीक है, दोनों लिख लीजिए, और हम आपको चारों प्रकार के वक्रों का बारे में बताएंगे। तो कौन कौन से वो वक्र हैं आइए देखते हैं। तो जो पहला वक्र है वो होता है सकारात्मक या धनात्मक वक्र। सकारात्मक वक्र भी बोलेंगे इसको, धनात्मक वक्र भी कहीं कहीं बोल देते हैं,
कहीं कहीं इसको नतोदर वक्र भी बोल देते हैं, कहीं कहीं इसको कॉन्वेक्स वक्र भी बोल देते हैं, सॉरी कॉनकेव कर्व, कॉनकेव कर्व या कॉनकेव वक्र। तो इसके लिए 4 नाम हैं, ये इसके लिए इन नामों से हम जानते हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बढ़ता हुआ वक्र, बढ़ता हुआ वक्र। ठीक है, ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इस वक्र में जो शुरुआत होती है, अधगम की गति इसमें धीमी होती है। शुरुआत में इस वक्र में जो अधगम की गति होती है वो धीमी होती है, ठीक है, और बाद में प्रबल प्रयास से लगातार तेज होती जाती है। समझ लेते हैं कि इस वक्र में जो अधगम की गति होती है, जब भी कोई व्यक्ति सीख रहा होता है तो स्टार्टिंग में धीमी होती है, बाद में जब उसको पता चल जाता है कि वो सीख रहा है, उसमें कोई कमी है, कुछ धीमा है, तो वो प्रबल प्रयास करता है, प्रबल प्रयास करेगा और उससे फिर उसकी धीरे धीरे जो अधगम की गति है वो तेज होती जाती है। ठीक है, अब इसको अगर हम ग्राफ पे देखते हो तो इस तरह से बनाएंगे। ये ग्राफ बना हुआ है और इसमें ये जो ये लाइन है ये दर्शाती है कि अध्ययन की मात्रा क्या है, और ये लाइन दर्शाती है उसका समय, उसका प्रयास या उसने जो भी अभ्यास किया है वो दर्शाएगी। तो शुरुआत में आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ को ये जा रहा है ये धीमा, मतलब बहुत झुका हुआ है, तो यानी बहुत धीमा है। शुरुआत में जो अध्ययन है बहुत धीमा है और धीरे 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 ये तेज होता जा रहा है, तो बाद में ये अध्ययन जो है तीव्र हो गया है या तेज हो गया है। उदाहरण की बात कर लें, जैसे आप जानते हो परीक्षा से पहले क्या होता है, गति परिपालक की या जो अधिगमी होता है उसकी कम होती है, अध्ययन कम करता है, हल्के हल्के सीखता है। लेकिन जब परीक्षा निकट आ जाती है, परीक्षा होती है, तो उस समय जो अधिगम की गति होती है वो बहुत तेज हो जाती है। तो वो इस ग्राफ के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं, सकारात्मक वक्र के माध्यम से। आपने देखा होगा कि बहुत सारे महान पुरुषों की आपने कहानियां सुनी होंगी या देखी भी होगी, तो वो लोग शुरुआत में उनसे बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई कि कोई मंदबुद्धि हुआ करता था या बहुत कम सीखा था या किसी को कुछ कहा जाता, लेकिन उसने क्या किया है, अपना प्रबल समय दिया, प्रबल प्रयास किया, प्रबल अभ्यास किया और धीरे धीरे वो वह चीज सीख गया, यानी उसका अधिगम अच्छा हो गया। तो अभ्यास से सभी चीजें अच्छी की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सकारात्मक वक्र, ठीक है, या धनात्मक वक्र या नतुदर वक्र या कॉनकेव कर्व। ठीक है, पहला हो गया आपका प्रकार। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग नकारात्मक वक्र या ऋणात्मक वक्र या उन्नतोत्तर वक्र या कॉन्वेक्स कर्व। ये इसके 4 नाम हो गए। अब इसमें क्या होता है, इसमें शुरुआत में तेज अधिगम होता है, शुरुआत में तेज अधिगम होता है और बाद में अधिगम धीमा हो जाता है। कैसे, देखिए, ये देखिए अधिगम की मात्रा दिखा रहा है, ये अधिगम का समय और दिखा रहा है प्रयास या अभ्यास कैसे किया उसने। तो इसमें देखिए, इसमें शुरुआत में तेज, एकदम सीधे एरो जा रहा है, शुरुआत में तेज अधिगम जो है इसमें शुरुआत में तेज है और धीरे धीरे बाद में ये जो पठार सा बन रहा है, ये इसके बाद में ये अधिगम जो है ये धीमा हो गया, इसलिए इसको हमने माइनस से दर्शा दिया। तो इसमें शुरुआत में अधिगम तेज होता है और बाद में धीमा हो जाता है। जैसे परीक्षा, अभी मैंने बताया ऊपर भी, वही उदाहरण उल्टा कर देते हैं सेम, तो वही बात है, यानी परीक्षा के दौरान अधिगम तेज होता है और जैसे परीक्षा हो जाती है उसके बाद में अधिगम धीमा हो जाता है। जैसे बच्चों की हमारे साथियों की टेट की परीक्षा होती है, सुपर टेट की होती है, सी टेट की होती है, तो जैसे जैसे परीक्षा निकट आती है तो उस समय ये लगता है कितना ज्यादा पढ़ लें, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करते, ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं, और जिस दिन परीक्षा होगी उसके बाद में फिर सुस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे अधिगम कम होने लगता है। तो वही है ये हमारा नकारात्मक वक्र। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये इसका डायग्राम। परीक्षाओं में कभी कभी सिर्फ डायग्राम दे देते हैं, ग्राफ दे दिए 4 प्रकार के और पूछ लिया कि निम्नलिखित में से इसमें कौन सा वक्र है, तो आपको पहचानना होगा। या उन्होंने दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि कोई सा भी वक्र का नाम दे दिया कि पहचाने निम्नलिखित में ये कौन से वक्र का डायग्राम है, तो इस तरह से भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो 2 प्रकार हमने समझ लिए। अब आ जाते हैं तीसरे प्रकार पे, जो है सरल वक्र, इसको और नाम से भी जानते हैं सरल रेखीय वक्र, और कुछ लोगों ने, कुछ विद्वान लोगों ने इसको शून्य वक्र भी कहा है। शून्य वक्र इसको क्यों कहा गया, आइए समझते हैं। जो ये वक्र होता है इसमें जो अधगम की मात्रा होती है वो हमेशा एक समान रहती है, एक समान गति से चलता है। देखिए, इस वक्र में जो अधगम की मात्रा होती है वो समान गति से बढ़ती रहती है, इसमें कभी ना धीमा होगा, ना हल्का होगा, ना तेज होगा, एक समान गति से हमेशा बढ़ता रहेगा। तो ऐसा तो असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो वक्र है मनुष्य के लिए असंभव है, मनुष्य के बस की बात नहीं कि वो लगातार समान गति से सीखता रहे, कभी कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम मनुष्य को आना स्वाभाविक है।
तो ये वक्र जो है मनुष्य के लिए असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता मनुष्य के लिए। क्योंकि क्यों असंभव है? क्योंकि इसमें सीखने वाले की जो गति है वो हमेशा एक समान रहती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक समान गति से कोई भी व्यक्ति सीख सकता है? शायद नहीं। देख लेते हैं, ये इसको इस तरह से दर्शाया गया है। ये इसका जो है ये है, इसको ये दर्शाया गया है ग्राफ पेपर पे। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, तो वक्र कहीं झुका, ना कहीं उठा, ना कहीं झुका, ना कहीं उठा, बिल्कुल सीधे रेखा से समान गया है, यानी एक समान गति इसमें दिखाई गई है। तो इस वक्र को हम इस तरह से बनाते हैं कि इसमें एक समान गति। अब उदाहरण देख लेते हैं सर क्या होता है। जैसे आपने कोई मशीन देखी होगी तो वो एक समान गति से कार्य करती रहती है। जैसे आपने वो एक फिल्म आई थी रोबोट, रजनीकांत जी की, तो उसमें रोबोट दिखाया था चिट्टी, चिट्टी नाम था उसका था उस फिल्म में। तो वो चिट्टी क्या था, वो एक समान गति से कार्य करता था, कभी ना थकता था ना कुछ, क्यों? तो वो मशीन था, रोबोट था, चिट्टी एक मशीन था। तो यहाँ पे मशीन ये कार्य कर सकती है, मनुष्य से संभव नहीं है कि एक समान गति से मनुष्य कार्य कर सके। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सरल वक्र या सरल रेखीय वक्र या शून्य वक्र। अब चौथा वक्र आ जाता है आपका जो है मिश्रित वक्र, मिक्स्ड वक्र या कॉम्बिनेशन वक्र, और इसी का तीसरा नाम है एस शेप वक्र या एस शेप कर्व। इसमें क्या होता है, ये पहले और दूसरे वक्र दोनों का मिक्सर होता है, यानी नतोदर वक्र और उन्नतोत्तर वक्र जो होते हैं उन दोनों का मिक्सअप होता है। देख लेते हैं, ये जो वक्र है ये उन्नतोदर व नतोदर का मिश्रण होता है। इसमें अधिगम की जो गति होती है वो असमान होती है। असमान का मतलब क्या है, कभी तेज होती है, कभी हल्के होती है, कभी तेज होती है, कभी हल्की होती है। अब इसको ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाया जाता है, देखिए स्टार्टिंग में जो अधिगम की गति है वो धीमी है, देखिए ये लिखा है धीमा, स्टार्टिंग में धीमी है, फिर एकदम ये देखो तेज हो गई, फिर देखिए धीमी हो गई, नीचे झुक गई, फिर तेज हो गई, फिर धीमी हो गई, फिर तेज हो गई, फिर धीमी हो गई। तो ये इस तरह से चलता रहता है। तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित वक्र। ऐसे जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चों के एग्जाम देखते होंगे, हाफरली एग्जाम होते हैं, छमाही एग्जाम जिसे बोलते हैं, तो उससे पहले क्या होता है, अधिगम की गति जो होती है धीमी होती है। फिर जब छमाही परीक्षा आती है तो अधिगम की जो गति है वो तेज हो जाती है। फिर उसके बाद छमाही परीक्षा के बाद फिर धीमी हो जाती है। फिर जब वार्षिक परीक्षा आती है फिर तेज हो जाती है। फिर वार्षिक परीक्षा के बाद फिर धीमी हो जाती है। तो ये चलता रहता है। तो वो क्या है, मिश्रित वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इनके मेन रूप से आपको नाम और डायग्राम याद रखना है। डायग्राम समझ लेना है कि ये किस वक्र का है, तो बस उसी से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और पेपर में आपका गलत नहीं होगा। तो ये हो गए आपके मुख्य प्रकार के 4 प्रकार के जो कर्व हमने बताए थे आपको, वो हो गए 4 प्रकार के वक्र जो थे वो हो गए। अब इसी टॉपिक में एक आ जाता है छोटा सा बिंदु कि अधिगम का पठार। अब अधिगम का पठार क्या होता है, तो जो अधिगम का पठार होता है वो अलग से कोई टॉपिक नहीं है, इसी टॉपिक से लगा हुआ है। और अधिगम का जो पठार होता है वो अधिगम के वक्र का ही एक भाग होता है। ठीक है, वो कोई अलग से नहीं बनता है। उसमें क्या होता है, जब कोई जो लर्नर होता है या जो कोई अधिगमी होता है, जब वो कोई चीज सीख रहा होता है तो अचानक उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका जो सीखना होता है वो एक कुछ समय के लिए ठहर जाता है, कुछ समय के लिए समतल हो जाता है, कुछ समय के लिए पठार बन जाता है या कुछ समय के लिए रुक जाता है। तो उसको ही हम लोग अधिगम का पठार कहते हैं। ठीक है, अलग से कोई चीज नहीं है। अब इस समय लेते हैं होता क्या अधिगम का पठार। देखिए मैंने लिख दिया है, आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाए क्या होता है अधिगम का पठार। कि अधिगमी का वह चरण या समय, जो सीखने वाला अधिगमी है, जो लर्नर है, जो भी व्यक्ति है, उसका वह समय या वह चरण जब अधिगमी कैसे बनता है पठार, ये समझने की कोशिश करना कि जब अधिगमी को क्या होता है, नींद आ जाती है, थकावट हो जाती है, कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, या साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, या उसकी कोई प्रेरणा में कमी हो जाती है, या उसमें कुछ चीज में रुचि न रह जाती है, इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, या उसकी जिज्ञासा में कोई कमी आ जाती है। कब 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 कब, जब उसको नींद आ जाएगी, उसका कोई दुर्घटना घट जाएगी, कोई बाधा हो जाएगी, या उसको थकावट हो जाएगी, या उसकी प्रेरणा में कमी हो जाएगी, या रुचि में कमी हो जाएगी, या जिज्ञासा में कमी हो जाएगी। इन कमियों के कारण कुछ समय के लिए सीखना बंद कर देता है, कुछ समय के लिए सीखना बंद कर देता है, तो उसके अधिगम का वक्र थोड़ी देर के लिए, जब सीखना बंद कर देता है तो उसके जो अधिगम का वक्र होता है वो थोड़ी देर के लिए ऊपर या नीचे जाने की बजाय, ऊपर या नीचे जाने की जगह एक सीधी स्थिर रेखा बन जाता है।
ऊपर या नीचे नहीं जाएगा ग्राफ, वहां पर कुछ समय के लिए एक सीधी स्थिर रेखा बन जाता है, और इसी को अधगम का पठार कहते हैं। जो सीधी स्थिर रेखा बन जाएगी उसको ही अधगम का पठार कहते हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं पहले डायग्राम कैसे इसका होगा। ये तो आपने सीधा सीधा आपने बना दिया, ग्राफ बना हुआ है ये आपका। अब उसमें देखिए आप ये सीधी रेखा जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये तीव्र गति से यहाँ पर सीख रहा था, तीव्र गति से सीख रहा था। अब अचानक से कुछ समय के लिए सीखने की जो उसकी गति थी वो रुक गई, बिल्कुल रुक गई। कोई भी बाधा इसके साथ हो गई, कोई भी प्रॉब्लम इसके साथ हो गई, तो जब इसके सीखने की जो गति थी वो बिल्कुल रुक गई, तो ये जो मैं जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये जो बना इतना एरिया, यही अधगम का पठार बना। तो ये जो एरिया है यहाँ पे ये इसका पठार बन गया। अब जो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो कुछ समय बाद अगर ठीक हो गई, तो फिर ये उसकी जो अधगम की गति है ये फिर वो सीखने लगेगा, फिर तीव्र गति से ग्राफ अगले बढ़ जाएगा। फिर उसके साथ अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर कुछ समय के लिए उसके साथ जो ये सीधी रेखा बन जाएगी, तो यही अधगम का पठार हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका अधगम के पठार का डायग्राम, इसको ध्यान रखना। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, अधगम का पठार होता क्या है देख लेते हैं। ये क्या होता है, तो ये जो होता है ये स्थिरता को दिखाता है, समाप्ति को नहीं। यानी जब अधगम का पठार बन जाएगा तो कुछ समय के लिए वहां पे जो अधगमी होता है उसकी जो अधगम होता है वो स्थिर हो जाता है या रुक जाता है, खत्म नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता है। फिर जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, जो उसकी प्रॉब्लम थी जब वो समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद में वो फिर से अधगम करने लगेगा। यानी कुछ समय के लिए अधगम रुक जाता है लेकिन समाप्त नहीं होता है, वही चीज दिखाता है आपका अधगम का पठार। तो ये हो गई इसकी पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि जो पठार है ये अलग से कोई चीज नहीं है, ये अधगम के वक्र का ही एक भाग है। लेकिन क्या है, कुछ समय के लिए अधगम रुक गया तो वही पठार बन गया। तो ये क्या है, अधगम पठार का जो वक्र है, जो पठार है वो वक्र का ही एक भाग होता है। अब तीसरी बात क्या है कि कोई भी पठार हमेशा के लिए नहीं बनता। जो पठार बनता है तो जब कुछ समय के लिए कोई बाधा या कोई परेशानी हो जाती है तो उस समय के लिए ही पठार बनता है। पठार हमेशा के लिए नहीं बनता है, कुछ समय के लिए बनता है। ठीक है, और अगली बात है कि पठार बनते रहना एक सामान्य प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, जो पठार बनते रहना एक सामान्य प्रक्रिया है। क्यों क्यों सामान्य प्रक्रिया है? क्योंकि मानव को थकावट आना, नींद आना, बाधा आना जैसी जो रुकावटें हैं ये स्वाभाविक है। यानी कि जो पठार बन रहा है वो एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि मनुष्य के जीवन ही आप जानते हो संघर्ष की कहानी है, तो मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई बाधाएं, कोई ना कोई दिक्कतें हमेशा आती रहती हैं। तो उस समय कुछ समय के लिए अधगम रुक जाता है, वही पठार हो जाता है। तो ये बात हो गई आपकी अधगम के पठार की। ठीक है, तो आशा करता हूँ साथियों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये चीज मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो आपको अधगम का पठार हो गया, और आज आपने अधगम के वक्र समझ लिया, और अधगम में भी बहुत सारी चीजें बची। हम लोग लगातार ऐसे जुड़े रहेंगे, आपको सीखते रहेंगे। और साथियों आपकी पढ़ाई अब काफी हद तक मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे लाइन पे आने लगी होगी, क्योंकि धीरे धीरे लगभग हमने आपके लिए और भी अध्यापन व्यवस्था कर रखी है। और कंटिन्यूसली हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को लगातार क्लास मिलते रहें, और आप लोग के भी अधगम में कोई पठार ना बने। आपका जो अधगम का वक्र है वो लगातार बढ़ता रहे, आगे ग्राफ आपका बढ़ता रहे, और आप लगातार सफल होते रहें, सारी कक्षाएं आप लगातार क्लास करते रहें। यही मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।